गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ आर एनवायरनमेंट। 10th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे एक इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में विच इज़ इकोसिस्टम। इस टर्म को समझते हैं। सबसे पहले इकोसिस्टम का मतलब क्या है। किसी भी एनवायरनमेंट को जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर आपको क्या नज़र आता है, वहाँ के बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। तो इकोसिस्टम की अगर डेफिनेशन की बात करें, इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करें हम लोग, तो इकोसिस्टम इज सम टोटल ऑफ ऑल द बायोटिक and abiotic components of environment। तो डेफिनेशन क्या हो गई इकोसिस्टम की, सम टोटल ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब हम लोग समझते हैं इन दो नए टर्म्स को, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। चलिए, तो सबसे पहले बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को देखते हैं। क्या है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स? तो देखिए, सबसे पहले बायोटिक। बायो मीन्स लिविंग या लाइफ। तो लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर बायोटिक कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आर एबायोटिक कंपोनेंट्स। क्लियर है ये चीज सबको? बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, राइट। अब देखते हैं इससे पहले इकोसिस्टम को। तो देखो, इकोसिस्टम हमने कहा बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बन रहा है। ये चीज सबसे पहले बताई एक साइंटिस्ट जिनका नाम था टेंसले। टेंसले ने सबसे पहले ये बताया कि इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उसके एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को, कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अभी हम लोगों ने बात करी बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब लिविंग कंपोनेंट्स को अगर हम लोग समझें तो लिविंग कंपोनेंट्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कैसे टाइप्स हम लोगों ने डिफाइन करी? तो हम लोगों ने डिफाइन किया लिविंग बायोटिक कंपोनेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोलॉजिकल रोल। इकोलॉजिकल रोल के बेसिस पर हम लोगों ने इन्हें क्लासिफाई किया एज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, decomposers तो ये तीन मेन कैटेगरीज जिसमें हम लोगों ने क्या किया, बायोटिक कंपोनेंट्स को डिवाइड किया, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के पहले पोर्शन से, विच इज प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? देखो, प्रोड्यूसर्स को अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझें तो दीज आर ग्रीन प्लांट्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट। सबसे पहले ये बात हो गई प्रोड्यूसर्स की। अब प्रोड्यूसर्स जो हैं क्या हैं, देखो ग्रीन प्लांट्स हैं, वो किसको यूज़ कर रहे हैं, सनलाइट। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी एंटर हो रही है वो कहाँ से हो रही है, थ्रू प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं, थ्रू सनलाइट ले रहे हैं। तो सनलाइट जो होती है वो होती है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में जो सोर्स है एनर्जी का वो क्या है, सनलाइट। इसके बाद के जितने भी कंपोनेंट्स हैं इन सबको एनर्जी कहां से मिलेगी, थ्रू दिस सनलाइट। कहां से, थ्रू विद द हेल्प ऑफ प्रोड्यूसर्स। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स की हम लोगों ने बात करी। तो प्रोड्यूसर्स में हम लोगों ने देखा ग्रीन प्लांट्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के बारे में देखा, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एन इकोसिस्टम। अब ये जो प्रोड्यूसर्स हैं ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं किसमें, किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी सप्लाई करने में। किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी सप्लाई करने का काम कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर्स। तो एनर्जी एंटर होगी किसी भी इकोसिस्टम में थ्रू प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स की बात क्लियर। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर्स के बारे में। कंज्यूमर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करेंगे, कंज्यूम। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है हम लोगों को, ये क्या करेंगे, दूसरे जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें कंज्यूम। तो ऑर्गेनिजम्स which are directly or indirectly dependent on producers, which are directly or indirectly dependent on producers। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स के टाइप्स की बात करें कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो हम लोगों ने कंज्यूमर्स को कैटेगराइज किया इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट, प्राइमरी कंज्यूमर्स। Second, secondary consumers, and third, top consumers। चलो, तो ये 3 डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर्स। अब है तो तीनों कंज्यूमर्स, अब हम लोगों को ये समझना है कि इन तीनों कंज्यूमर्स में डिफरेंस क्या है, कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टॉप हम लोगों ने किस बेसिस पर डिवाइड किया। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं प्राइमरी का। प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम लोग कॉमनली बोल सकते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसके ऊपर फीड कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर, विच आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स। अब आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में हर्बीवोर्स के बारे में पढ़ा है कि हर्बीवोर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट है, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर। इसके एग्जाम्पल्स, कॉमन एग्जाम्पल्स हो गए जैसे कि काओ, गोट, हॉर्स, बफेलोज एटसेट्रा, राइट। तो ये कॉमन एग्जाम्पल्स किसके, प्राइमरी कंज्यूमर्स के।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बारे में। देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसके ऊपर फीड कर रहे हैं, हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या हो गए, ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स and can be eaten by other organisms। इसका मतलब क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फीड किसके ऊपर कर रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर, लेकिन इनके ऊपर भी इनके कोई प्रेडेटर्स होते हैं, राइट। तो इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स हो गए स्नेक, फॉक्स एटसेट्रा। तो ये कॉमन एग्जाम्पल्स किसके, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टॉप कंज्यूमर्स की। टॉप कंज्यूमर्स क्या है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं टॉप कंज्यूमर्स की। ऑर्गेनिजम्स which feed on other animals but are not eaten by any animal। यानी कि टॉप कंज्यूमर्स के कोई भी प्रेडेटर्स नहीं होते हैं एनवायरनमेंट में। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों के ऊपर तो फीड कर रहे हैं, लेकिन उनके एनवायरनमेंट में उनका कोई भी प्रेडेटर प्रेजेंट नहीं है, तो उन्हें हम बोलते हैं टॉप कंज्यूमर्स। एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल्स हो गए इसके लायन, टाइगर, मैन, ईगल एटसेट्रा, राइट। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ टॉप कंज्यूमर्स। तो यहां हम लोगों ने बात करी कंज्यूमर्स के बारे में। कंज्यूमर्स आए हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टॉप कंज्यूमर्स। आई होप सब लोगों को ये चीज क्लियर है, राइट। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी के बारे में, विच इज हमारी थर्ड कैटेगरी डीकंपोजर्स। इकोसिस्टम का हम लोग कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट डीकंपोजर्स। ये जो डीकंपोजर्स हैं ये क्या करते हैं, नाम से ही पता लग रहा है डीकंपोज, यानी कि ये क्या करेंगे, जितना भी एनवायरनमेंट में डेड डिकेइंग मैटर है उसकी क्लीनिंग का ये लोग काम करेंगे, उसको डीकंपोज करेंगे, उससे मिनरल्स को फ्री करेंगे और उसे कहाँ ऐड करेंगे, सॉइल में। तो डीकंपोजर्स आर ऑर्गेनिजम्स which feed upon dead decaying matter। एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये किसका काम करते हैं, डीकंपोज करने का, किसको, डेड डिकेइंग मैटर जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई हेल्प इन डीकंपोजिंग द डेड डिकेइंग मैटर। नेक्स्ट अब इकोलॉजिकल रोल क्या है, तो इकोलॉजिकल रोल ये है कि दीज ऑर्गेनिजम्स play an important role in nutrient cycling। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या होता है, एक नया टर्म आ रहा है सामने। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को समझते हैं। देखिए आप लोगों ने देखा है कि कार्बन साइकिल पढ़ी है। कार्बन का जो सोर्स होता है वो CO2 एटमॉस्फेयर में है, उसके बाद वो
जाती है कहाँ पर, प्रोड्यूसर्स के पास। प्रोड्यूसर्स उससे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाते हैं, अपना फूड बना रहे हैं, और उसी फूड को हम लोग क्या ले रहे हैं, जो कंज्यूमर्स है वो उसे कंज्यूम कर रहे हैं। अल्टीमेटली वो जो कार्बन है वो साइकिल होकर किसके अंदर है, अभी हमारे कंज्यूमर्स के अंदर। अब वो जो कंज्यूमर्स हैं, जब उनकी डेड बॉडीज डिकम्पोज होंगी तो उनसे वो कार्बन रिलीज होगा, और वो कहाँ ऐड होगा, या तो सॉइल में, या फिर वो रिलीज हो जाएगा इन दी एटमॉस्फेयर। तो ये है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, एक इंपॉर्टेंट रोल जो कौन प्ले कर रहा है, हमारे डीकंपोजर्स। तो डीकंपोजर्स का रोल सबको समझ आ ही चुका है, ठीक है। चलो आगे एक और टर्म यहां पर आता है विच इज रिलेटेड टू डीकंपोजर्स। इन्हीं के जैसे ऑर्गेनिजम्स कुछ अलग तरीके से अपना काम कर रहे हैं, विच आर स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, देखो आप लोगों ने वल्चर्स को देखा होगा, तो वल्चर्स क्या करते हैं, वो डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर ही फीड करते हैं, राइट। तो ये भी क्या कर रहे हैं, डेड बॉडीज के ऊपर फीड कर रहे हैं, और उन डेड बॉडीज से ही अपना फूड न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो ऑर्गेनिजम्स feed on dead bodies of other animals. Example, vulture. अब स्कैवेंजर्स और डीकम्पोजर्स में डिफरेंस क्या है, तो देखो स्कैवेंजर्स और डीकम्पोजर्स में डिफरेंस को अगर हम लोग समझना चाहें तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि इनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है। देखो बैक्टीरिया जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब यूनिसेलुलर है इसीलिए उसके पास अपनी कोई बॉडी फॉर्म है नहीं, तो वो जो डाइजेशन कर रहा है वो डाइजेशन कैसे करता है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करता है ऑन दी डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी डाइजेशन कहाँ हो रहा है, बॉडी के बाहर। तो डीकम्पोजर्स के अंदर डाइजेशन पहले हो रहा है, उसके बाद इंजेशन हो रहा है। और ये जो वल्चर है ये क्या कर रहा है, पहले फूड को इनटेक कर रहा है, फिर उसे डाइजेस्ट कर रहा है, उसके बाद जो फेकल मैटर है वो डिपॉजिट हो रहा है इन सॉइल। तो डिफरेंस दोनों में समझ आ चुका है आप लोगों को, क्या है कि एक के अंदर डाइजेशन जो है वो है इंटरसेल्यूलर, सॉरी आउटसाइड द बॉडी, और एक है इनसाइड द बॉडी। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन decomposers and scavengers is that digestion of dead matter takes place outside the body in decomposers, while it takes place inside the body in scavengers. So this is the basic difference between scavengers and decomposers. I hope यहाँ तक की बात सबको क्लियर है। आगे नेक्स्ट हेडिंग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, which is a new term called reducers. What are reducers? Reducers. अब ये क्या है, तो देखिए आप लोगों को पता है कि स्कैवेंजर्स हो चाहे डीकम्पोजर्स हो, वो दोनों कर क्या रहे हैं कि इकोसिस्टम में वो डेड ऑर्गेनिक मैटर की क्लीनिंग का काम कर रहे हैं। जितना भी डेड मैटर वहाँ पर प्रेजेंट है वो उसको क्या करते जा रहे हैं, रिड्यूस करते जा रहे हैं। इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कंबाइंडली क्या बोलते हैं, रिड्यूसर्स, विच आर
decomposers and scavengers. तो इन दोनों ऑर्गेनिजम्स को कंबाइंडली क्या बोला जा रहा है? रिड्यूसर्स, बिकॉज दे हेल्प इन reducing dead organic matter from ecosystem. तो ये रिड्यूसर्स, यहां तक की बात सबको क्लियर है? चलो, तो ये तो बात हो गई बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब हम लोग देखते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट्स। ए बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे एनवायरनमेंट के? तो या तो ये हो सकते हैं इनऑर्गेनिक, ये हो सकते हैं ऑर्गेनिक, ये हो सकते हैं इडैफिक। तीन कैटेगरीज, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इडैफिक फैक्टर्स। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स एग्जाम्पल हो गया कार्बन, ऑक्सीजन, वाटर। तो ये कंपोनेंट्स किस में आए? हमारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में आया जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, प्रेजेंट इन इकोसिस्टम। अब ऑर्गेनिक मैटर क्या क्या प्रेजेंट है? तो आपको पता है कि आपकी बॉडीज जो है वो किसकी बनी हुई है? अमीनो एसिड्स की। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट्स ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये सारे फैक्टर्स जो आएंगे वो किस में आएंगे? आपके ऑर्गेनिक फैक्टर्स में। नेक्स्ट आया इडैफिक फैक्टर्स। इडैफिक फैक्टर्स क्या होते हैं? तो सॉइल फैक्टर्स किसी भी एरिया के, उन्हें हम बोलते हैं वहाँ के इडैफिक फैक्टर्स। कि किसी भी लोकेशन का जो सॉइल है उसका नेचर कैसा है, कि वो सैंडी सॉइल है, क्या वो लोमी सॉइल है, या फिर वो क्लेई सॉइल है, तो उसका नेचर कैसा है, उसकी फर्टिलिटी कैसी है, ह्यूमस कंटेंट कैसा है वहाँ पर। ये सारे फैक्टर्स को हम लोग स्टडी करते हैं अंडर इडैफिक फैक्टर्स। तो दीज आर दी एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। आई होप सबको ये बात यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इकोसिस्टम के एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज फूड चेन एंड फूड वेब। सबसे पहले समझते हैं फूड चेन को। व्हाट इज फूड चेन? नाम से ही पता लग रहा है कि एक चेन तो बनने ही वाली है। अब चेन किसकी बनेगी, तो इसे समझते हैं। आप लोगों ने एक सीक्वेंस पढ़ा होगा पहले, जैसा कि ग्रास, डियर, लायन। तो ये क्या है? एक सीक्वेंस है कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म का प्रेडेटर है डियर, डियर का प्रेडेटर है लायन। तो जब हम इन्हें फीडिंग हैबिट्स के बेसिस पर अरेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या? फूड चेन। तो ग्रास, डियर, लायन। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है कि हम लोगों ने सबसे पहले लिया प्रोड्यूसर्स को, उसके बाद आए हमारे प्राइमरी कंज्यूमर,
और उसके बाद आ गए हमारे टॉप कंज्यूमर्स, राइट? प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड टॉप कंज्यूमर्स। अब देखो यहां पर हम इन्हें नेमिंग करते हैं बाय T1, T2 एंड T3। अब ये T क्या है? तो T को हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि ये T क्या है। देखो फूड चेन को जब हम डिफाइन करते हैं तो तो फूड चेन की डेफिनेशन क्या हो गई? सीरीज इन विच ऑर्गेनिजम्स आर अरेंज्ड एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट्स। कि ऑर्गेनिजम्स को जब हम अरेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट्स। अब फीडिंग हैबिट्स क्या हैं आपके प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकंपोजर्स की, वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं। अब ये नया टर्म आया है हमारा ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल को अगर हम लोग डिफाइन करें तो ट्रॉफिक लेवल क्या है? ईच कंपोनेंट ऑफ अ फूड चेन इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल। तो ये ट्रॉफिक लेवल 1, ये ट्रॉफिक लेवल 2 और ये ट्रॉफिक लेवल 3। तो यहां पर ट्रॉफिक लेवल क्या है कि वो कंपोनेंट किसी भी फूड चेन का जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं उस लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। तो दिस इज T1, T2 एंड T3। हमसे पूछा जाए कि इस फूड चेन में कितने ट्रॉफिक लेवल्स हैं, तो इसमें आपको नजर आ रहे हैं कि 3 ट्रॉफिक लेवल्स हैं। यहां तक की बात सबको क्लियर है? अब क्या क्या ट्रॉफिक लेवल्स या कितने ट्रॉफिक लेवल्स एक फूड चेन में हो सकते हैं उसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले T1 देखो, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो होगा वो हमेशा किसी भी फूड चेन का क्या होगा? इट विल बी प्रोड्यूसर्स। तो कहीं से भी किसी भी फूड चेन की अगर हम लोग बात करें तो वो स्टार्ट होगी विद दी ट्रॉफिक लेवल 1 और ट्रॉफिक लेवल 1 होगा आपका प्रोड्यूसर्स। उसके बाद आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर्स, और लास्ट टॉप कंज्यूमर्स। तो किसी भी फूड चेन में ये ट्रॉफिक लेवल्स हो सकते हैं। तो आई होप सबको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि T1 प्रोड्यूसर्स होंगे, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स एंड टॉप कंज्यूमर्स। तो ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ एनी फूड चेन। तो यहाँ तक की बात सबको क्लियर? आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला आया प्रेडेटर फूड चेन, सेकंड आया पैरासिटिक फूड चेन एंड थर्ड आया हमारा
डेट्राइटस फूड चेन। सबसे पहले प्रेडेटर फूड चेन, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा ग्रास, डियर एंड लायन, एक सिंपल फूड चेन जिसमें ऑर्गेनिज्म साइज आगे इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं प्रेडेटर फूड चेन। बहुत ही सिंपल फूड चेन। इसके बाद इसका अगर एग्जाम्पल लें तो इसका एग्जाम्पल होगा ट्री। इसके ऊपर हैं बहुत सारे बर्ड्स और इन बर्ड्स के ऊपर हैं बहुत सारे पैरासाइट्स। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक फूड चेन, जहां हम किसे इंक्लूड कर रहे हैं, पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स को। नेक्स्ट आया डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस का मतलब होता है डेड मैटर। डेट्राइटस का मतलब क्या होता है, डेड मैटर। और आप लोगों को अभी हम लोग अभी समझाए हमने इस चीज को कि जो डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजर्स। तो इस फूड चेन में इंक्लूड होते हैं कौन से ऑर्गेनिजम्स, डीकंपोजर्स। तो डेड डिकेइंग मैटर और इसके ऊपर फीड कर रहे हैं डीकंपोजर्स। तो इस फूड चेन में केवल हम लोग इंक्लूड करते हैं किसे, डीकंपोजर ऑर्गेनिजम्स को। तो क्लियर है आपको 3 टाइप की फूड चेन्स। नेक्स्ट, फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, तो फूड वेब को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, आप एक एनवायरमेंटल कंडीशन को अज्यूम कीजिए। क्या आपको लगता है कि वहाँ पर फूड चेन जैसी कोई चीज़ मिलेगी? क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑर्गेनिज्म केवल एक ही जो अपना प्रे है उसके ऊपर फीड करेगा? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आपको एनवायरनमेंट में कभी भी आइसोलेटेड फूड चेन्स देखने को नहीं मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे, ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स विच इज नोन एज फूड वेब। तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो क्या होती है, ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स is called food web। तो ये बात करी हम लोगों ने किसकी, फूड वेब की। अब एनवायरनमेंट में अभी हम लोगों ने बात करी कि कभी भी आइसोलेटेड फूड चेन्स नहीं मिलेंगे। आइसोलेटेड फूड चेन्स नहीं मिल रहे हैं, क्या मिलेंगे आपको, फूड वेब। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म का फूड फिक्स नहीं है कि वो इसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करेगा और वो अपने फीडिंग हैबिट को कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। तो फीडिंग हैबिट, मान लो आज किसी लायन ने किसी फॉक्स का प्रेडेशन किया, कल हो सकता है वो किसी डियर का प्रेडेशन करे। तो ये क्या हो रहा है, वो अपने फूड को चेंज कर रहा है। तो इसीलिए आपको यहां पर क्या मिल रहा है, फूड वेब। क्लियर है ये चीज सबको? चलो, अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज रिलेटेड टू फूड चेन, कि कोई भी फूड चेन जो है जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब in an ecosystem increases its relative stability increases। अब इसका क्या मतलब है, तो इसे समझते हैं कि देखो, किसी भी फूड वेब में जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ने का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं किसकी, फूड की, कि वो किस फूड को इनटेक करना चाहता है, राइट। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जाएंगे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा फूड वेब। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी तो
स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी इकोसिस्टम की। स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज होगी? बिकॉज एक ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेराइटी ऑफ फूड है जिसे वो इनटेक कर सकता है, और अगर वेराइटी है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू एन ऑर्गेनिज्म जिसके पास लिमिटेड टाइप्स ऑफ फूड्स हैं, राइट? तो इसीलिए जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी फूड वेब की, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, जो इकोसिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। क्लियर है ये चीज सबको? तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने ये स्टडी किया सबसे पहले इकोसिस्टम के बारे में, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, बायोटेक, एबायोटिक कंपोनेंट्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकंपोजर्स, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, एडाफिक फैक्टर्स। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, फूड चेन्स और फूड वेब के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। थैंक यू सो मच।